हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए जो साइकोलॉजी का 30 मार्क्स होता है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए एक से एक वीडियो ला सकूं जो आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि मैं कई बार सीटेट को पास कर चुकी हूं तो मेरे पास अनुभव है। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आप सभी को पता होगा कि सीटेट में जो हमारा सिलेबस है सीडीपी का, उसमें सबसे फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट 1 जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। डैट मीन्स विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। राइट, तो यही हम यूनिट को कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट पे हमारा 2 वीडियो होगा, एक पार्ट 1 आज और इसका पार्ट 2 जो है इसके नेक्स्ट वीडियो होंगे। राइट, और इस सीडीपी के लिए मैं 25 वीडियोज़ डालूंगी और उसको देखने के बाद आप सीटेट में 28 मार्क्स बहुत इजी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ समझना होगा कि विकास की अवधारणा को, ठीक ना, विकास की अवधारणा को। तो विकास क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास क्या है। विकास की प्रक्रिया, विकास क्या है, एक प्रक्रिया है। वो कैसी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया एक अविरल कर्मी तथा सतत प्रक्रिया है। विकास एक अविरल कर्मी तथा सतत प्रक्रिया है। दैट मीन्स विकास जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से होता है। ये नहीं कि विकास पहले एक नंबर मान लिया जाए, इस तरह से आपके पास कुछ स्टेजेज हैं, जैसे 1 2 3 4। तो विकास का क्या काम है कि पहले एक नंबर का विकास होगा, फिर दूसरे पर जाएगा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। राइट, ये नहीं कि पहले फर्स्ट का विकास हुआ फिर थर्ड का हो जाएगा, फिर 4 को गायब करेगा 6 का हो जाएगा, ऐसे नहीं। विकास का जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है, कर्मी प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, वो कर्म से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, तो बच्चा जो पहले होता है वो सबसे पहले बैठना सीखता है, घुसकना सीखता है, फिर वो पैरों के बल खड़ा होना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। इसी को कहा जाता है कि विकास जो है वो क्रमिक प्रक्रिया है, वो कर्म से होता है। ठीक ना, ये नहीं कि बच्चा पहले दौड़ना सीख जाएगा उसके बाद बैठना सीखेगा, नहीं। बच्चा सबसे पहले जो है बैठना सीखेगा, फिर घुसकना सीखेगा, फिर पैरों के बल खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। राइट, इस तरह से वो जो है क्रमिक रूप से होता है। और सतत प्रक्रिया कैसे है? तो विकास जो है वो जीवन भर चलते रहता है। राइट, विकास जीवन भर, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपका विकास होते रहेगा, इसलिए इसे सतत प्रक्रिया भी कहा गया है। राइट, जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं तब से ही हमारा विकास स्टार्ट हो जाता है और जब तक हम लोग की मृत्यु नहीं होती है तब तक हमारा विकास होते रहता है, इसलिए ये इसको सतत प्रक्रिया भी कहा गया है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। विकास में क्या क्या चीज़ का विकास होता है? तो शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक इत्यादि विकास होता है। ठीक ना, शारीरिक विकास देखिए, शारीरिक जब बच्चा रहता है कोई आदमी, तो क्या जिस तरह से वो बचपन में ही देखने में लगता है और बड़ा होने पर उस तरह थोड़ी देखने में लगता है, उसका शारीरिक विकास हो जाता है। उसके पैर, हाथ, सभी बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं,
बड़े हो जाते हैं उसका विकास हो जाता है, राइट। क्रियात्मक, उसका क्रिया करने का विकास हो जाता है। बच्चा बचपन में खुद कुछ नहीं कर पाता है ना, अपने से खाना भी नहीं खा पाता, और जब बड़ा होता है तो उसका क्रियात्मक विकास होता है, वो अपना खुद काम कर लेता है। उसी तरह से संज्ञानात्मक विकास है, उसका सोचने समझने का जो क्षमता है उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसका भी विकास होता है, और उसका लैंग्वेज का भी विकास होता है। बच्चा स्टार्टिंग में नहीं बोल पाता है, कुछ भी उसको बोलने नहीं आता, लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका सारा विकास हो जाता है, वो बहुत अच्छे से बोल लेता है, आगे चलकर विद्वान बनता है, एक से एक सृजनशील व्यक्ति बनता है ना। उसका संवेगात्मक विकास भी होता है। अब संवेगात्मक इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसका भी विकास होता है। वो संवेग के थ्रू अपना जो उसका कमी होता है या उसे कुछ दिखाना होता है, जैसे कोई बच्चा को अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा तो वो रोने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो उसका जो संवेगात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास होता है। समाज के प्रति क्या विचार होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, इस तरह का उसमें विकास होता है, राइट। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सूचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि का भी विकास शामिल किया जाता है, ठीक ना। आदत को, दृष्टिकोण को, जीवन मूल्य, स्वभाव को, व्यक्तित्व, व्यवहार को, सभी को विकास में शामिल किया जाता है, राइट। बाल विकास का तात्पर्य क्या है? अब बाल विकास से आप क्या समझते हैं? तो बाल विकास से हम लोग यही समझते हैं बालक का विकास की प्रक्रिया, राइट। बालक में जितना विकास होता है वो सारा क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है, राइट। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही आरंभ हो जाती है, राइट। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि बालक का जो विकास है वो गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तभी वो गर्भ में धीरे धीरे बड़ा होता है, क्योंकि विकास हो रहा होता है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि सारी अवस्था से वह गुजरता है, ठीक है ना। जो मानव का विकास का अवस्था है वो यही है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। इस तरह के अवस्था से वो क्या होता है? गुजरता है। अब हम समझेंगे कि विकास एक जीवन पर यंत्र प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, राइट। विकास क्या है? जीवन पर अंत प्रक्रिया है और यह गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है, राइट। ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापक नियमित होते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो विकासात्मक प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ठीक ना। सरल से जटिल की ओर है, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाई थी कि कोई जब छोटा बच्चा रहता है तो पहले वो क्या करता है? अपना हाथ को धीरे धीरे हिलाना सीखता है, फिर वो अपना पूरे हैंड को किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज करता है, फिर अपना हाथ को चारों तरफ मूव करता है। और भी अच्छे से समझने के लिए आप छोटा बच्चा को लीजिए। मैं छोटे बच्चे से इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप सभी को इस चीज़ से अनुभव होगा और आप फिर से उस पर गौर करेंगे तो आपका माइंड भी ये जल्दी सेटअप होगा, राइट। जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा शब्द बोलता है, जब पा बोलेगा, फिर आगे चलकर पूरा वर्ड बोलता है पापा, है ना। तो वो क्या करता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है।
पहले सबको वो पा 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 बोलेगा, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसमें समझदारी आ जाती है कि किसके लिए कौन सा विशिष्ट शब्द का यूज होता है, तब वो जाकर पापा को पापा बोलता है। नहीं तो बचपन में सबको पापा 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 करता है, दादा दादा करता है, जो उसको इजी लगता है उस तरह से उसको बोलता है। इस तरह से जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सरल से जटिल की ओर जाता है। आप फिजिकल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो बच्चा का शरीर होता है वो अपना बॉडी पार्ट को एक एक पार्ट का यूज करता है, फिर जाकर वो सारा पार्ट का यूज करता है, ठीक ना। पहले वह क्या करता है, मूड़ी हिलाने के लिए सीखता है, पैर फेंकता है, हाथ हिलाने के लिए सीखता है, तब वो घुसकने के लिए सीखता है, फिर वो जाकर पूरा शरीर को स्टैंड करता है, वो खड़ा होने के लिए सीखता है, ठीक है। तो इस तरह से जो विकास है वो सरल से जटिल की ओर जाता है, ना कि जटिल से सरल की ओर। अगर जटिल से सरल की ओर जाता तो बच्चा पहले दौड़ लेता, उसके बाद घुसकना सीखता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। और विकास की जो स्तर है, ये स्तर की ओर अग्रसर होने के दौरान प्राय एक पैटर्न का अनुसरण करता है, ठीक है। पैटर्न वही हुआ कि पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक ना। इस तरह से एक पैटर्न का अनुसरण करता है। ये नहीं कि पहले एक करेगा फिर 3 करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो पैटर्न बाय स्टेज चलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, विकास की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। विकास अर्थात परिवर्तन, राइट। विकास की प्रक्रिया कैसी है, सतत प्रक्रिया है। ये सतत प्रक्रिया जो है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। आप कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको सीटेट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। क्योंकि उसमें 5 पार्ट होते हैं और 5 पार्ट में सभी सब्जेक्ट से भी 15 नंबर साइकोलॉजी का होता है। तो वो साइकोलॉजी जो होता है इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। विकास अर्थात परिवर्तन, विकास का मतलब क्या है, परिवर्तन है। जब हमारा विकास होता है तो क्या होता है, हमारा परिवर्तन भी होता है, राइट। जब हम बच्चे होते हैं और जब हमारा विकास हो जाता है तो हम बड़ा दिखते हैं, दैट मीन्स हमारे अंदर जो है परिवर्तन हुआ है, ठीक ना। परिवर्तन 2 तरह का होता है, राइट। आप यहाँ ध्यान देंगे कि परिवर्तन जो है वो 2 तरह का होता है। इसी को कहा जाता है वृद्धि एंड विकास। पहला जो हम देख पाते हैं, दिखाई देता है, और दूसरा हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ हमारे अंदर परिवर्तन होता है जिसको तो हम सभी देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन होगा जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, अपने नॉलेज से उसको समझ सकते हैं। जैसे हमारा जब शरीर बड़ा होगा तो सबको दिखाई पड़ेगा कि चलो ये बच्चे बड़ा हो गया, इसमें परिवर्तन हुआ। और कुछ ऐसे भी परिवर्तन है जिसमें नॉलेज, ये सारे चीज़ है, वो परिवर्तन होता है, तो उसको देखा नहीं जाता है, बल्कि ऑब्जर्व किया जाता है, उसको अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, ठीक ना। विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। मतलब विकास जो है अनेक तरह से होता है। हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, और क्या कहते हैं, हमारा इस तरह से कह सकते हैं कि आप हमारा लर्निंग डेवलपमेंट हो जाएगा, और हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। इस तरह से कई तरह से बहुआयामी प्रक्रिया होता है। ये बहुआयामी होता है, बहुत तरह से हमारा विकास होता है, यानी चारों तरफ से हमारा विकास होता है,
ठीक ना। कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि होता है और कुछ क्षेत्रों में इसका जो वृद्धि होता है वो धीरे होता है, ठीक ना। जैसे देखिए, अगर कोई बच्चा का सबसे पहला दांत निकलता है तो हम लोग सभी देखते हैं कि हाँ बच्चा का विकास हुआ, उसका दांत निकला है, ठीक ना। और कुछ क्षेत्रों में उसकी जो वृद्धि होती है वो थोड़ी होती है, कम होती है। जैसे देखिए, उसका सिर है उसका जो बढ़ना है वो धीरे धीरे होता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो विकास है वो कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा वृद्धि होता है और कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विकास बहुत ही लचीला होता है, ठीक ना। विकास जो है वो लचीला होता है। अब विकास लचीला कैसे होता है जो समझेंगे। विकास क्या होता है, विकास लचीला होता है। क्यों, देखिए, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, हमारा लंबाई हाइट बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, है ना। हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है, पूजा करना, भगवान के प्रति ये विचार वो विचार, है ना। तो ये सब जो है गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक जो हमारी आयु होती है, आयु के अनुसार हमारा जो हाइट होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। और नैतिक जो गुणात्मक होता है वो क्या होता है, उसको हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबंध होते हैं। हम लोग ऊपर पढ़े थे कि विकासात्मक परिवर्तन जो है वो तो बहुआयामी है, लेकिन बहुआयामी के साथ परस्पर संबंध भी होता है। मान लीजिए किसी का लैंग्वेज का विकास हुआ है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, तो अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है तो उस कैसे हुआ, जब लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ तो इसका मतलब उसको सुनने का शक्ति का भी विकास हुआ है ना। उसको बोलने का शक्ति का भी विकास हुआ है, उसको समझने की शक्ति का भी विकास हुआ है। इस तरह से विकास जो है एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है। अगर एक एरिया पर प्रभाव डालता है इसका मतलब सभी एरिया उससे प्रभावित होंगे, ठीक ना। अनेक क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ एक ही समय पर हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि विकास जो है वो परस्पर संबंध रखता है, ठीक ना। जैसा किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा और भी कई तरह के परिवर्तन तेजी से दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो विकास जो है हम इस तरह से कह सकते हैं कि विकास जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। विकासात्मक परिवर्तन स्थिर होता है, विकासात्मक परिवर्तन जो होता है वो स्थिर होता है। अब देखिए, मौसम, थकान अथवा आकस्मिक कारकों से होने वाले अस्थायी परिवर्तन को विकास के श्रेणी में आप नहीं डाल सकते हैं, ठीक ना। मौसम के थकान के अकॉर्डिंग आप में जो विकास हुआ है उस जो अस्थायी होता है, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, उसको आप विकास के श्रेणी में नहीं डाल सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई 3 साल का बच्चा है, आप उसको प्याजे की थ्योरी रटवा दीजिए, है ना, चारों स्टेजेस के बारे में उसको रटवा दीजिए, वो बच्चा तो रट लेगा, लेकिन हम वो बच्चा जो है समझ नहीं पाएगा कि इसका यूज कहाँ है, ठीक ना। तो ये सब जो अस्थायी परिवर्तन है उसको हम विकास के अंदर नहीं रखेंगे, उसको हम विकास नहीं कहेंगे, राइट। अब एक और एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी को नींद बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो नींद नहीं आने के लिए वो दवा खा लेगा और कुछ दिन के लिए उसे नींद नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें परिवर्तन हो गया? नहीं, वो परिवर्तन नहीं होगा, वो अस्थायी परिवर्तन है। वो जो है वो
खुद से उसका अनुभव से परिवर्तन नहीं हुआ है, इस तरह के परिवर्तन को हम विकास में नहीं रखेंगे। राइट। विकास को प्रभावित वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करता है। अब यहाँ बात आती है कि विकास तो हम समझ लिए कि ये जो है सतत प्रक्रिया है, इसमें सारे कुछ आता है, विकास बहुआयामी है ना, और इसके साथ अन्य सारे एरिया से संबंधित है, ठीक ना। विकास जो है कई बार एक से अधिक चीज़ों के भी सम्मिलित कर लेता है, और विकास जो है एक सीक्वेंस से होता है, क्रमगत होता है। राइट। और विकास जो है वो कई एरिया में ज़्यादा होता है और कोई एरिया में कम भी होता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या विकास को कोई कारक प्रभावित कर सकता है? तो हाँ, विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित कर सकता है, दोनों इफेक्ट इस पे डाल सकता है। वंशानुक्रम जैसे माता पिता का देहांत, कोई बच्चा जन्म लिया और 2-4 दिन के बाद उसके माता या पिता या दोनों में से कोई किसी का देहांत हो गया, तो क्या बच्चा का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो ही नहीं रहेंगे, तो बच्चा का जो विकास होना चाहिए वो विकास कौन करेगा, है ना। तो इससे विकास क्या होगा? प्रभावित होगा। युद्ध, अगर युद्ध होता है तो भी हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो नहीं होगा सही से, क्योंकि युद्ध के कारण बहुत सारे काउज आता है, कारक आता है, हमारे बीच बाधा आता है। युद्ध हो रहा है तो बच्चे खेलने नहीं जाएंगे, उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है, जो मानसिक चिंतन है, वो क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग वो सोचने लगेगा और वो कुंठित हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से भूचाल, ये सब जो है विकास को प्रभावित करता है। बच्चों के पालन पोषण अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो भी ये इसका विकास पर ये क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा, है ना। रीति रिवाज, बच्चा जिस रीति रिवाज में पलेगा बढ़ेगा उस तरह का उसके अंदर रीति रिवाज डेवलप होगा, तो ये प्रभावित करता है। राइट। ऐसे घटकों का उदाहरण है जिनका विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि विकास पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। राइट। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे 2 बच्चा लेंगे और दोनों बच्चा एक ही एज का रहेगा और एक ही घर का रहेगा मान लीजिए, और किसी को आप एरिया जंगल टाइप एरिया जो है वहाँ पर जाकर उसका आदिवासी के एरिया में पालन पोषण कीजिए और किसी को एक अच्छे टाउन में कीजिए। देखिए अब दोनों में जो विकास होगा उसमें अंतर होगा, तो इसका प्रभाव क्या हुआ? वह उसका वातावरण हुआ, है ना। उसका वातावरण, जैसा वातावरण में वो रहा, पला, बढ़ा, उसका प्रभाव उसी के अनुसार हुआ। तो ये सारी चीज़ जो है विकास को प्रभावित करता है। कोई बच्चा अगर अच्छे घराने से है तो उसको आप देखेंगे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर मजदूर टाइप के परिवार से आता है तो देखेंगे उसका जो लैंग्वेज होगा, उसका जो काम करने का एक्टिविटी होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका वातावरण ही उस तरह का मिला, तो उसमें उसी तरह का मेरिट का डेवलपमेंट हो गया। राइट। अब हम समझते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा जो गति होता है वो उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग समझे हैं कि विकास जो है वो सभी में एक जैसा नहीं होता है, जो जिस वातावरण में रहेगा उसको उस तरह का विकास हो जाएगा। अब हम समझेंगे यहाँ कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर जो होती है, उसकी गति जो होती है, डैट मीन उसकी जो स्पीड होती है, वो उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। राइट। अब देखिए सब बच्चा तो जन्म लेता है, लेकिन कोई बच्चा का हाइट
3 साल में कुछ रहेगा, कोई बच्चा का हाइट 3 साल में कुछ रहेगा, कोई 2 साल के बच्चा अच्छे से छोटे छोटे शब्द को बोल लेंगे, लेकिन कोई 4 साल का भी बच्चा छोटे छोटे शब्द नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब विकास जो है उसकी गति, व्यक्तिगत अंतर होता है ना, उसकी गति जो है उसमें व्यक्तिगत डिफरेंट पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंट पाया जाता है, राइट। कोई बच्चा कोई चीज़ जल्दी सीख लेता है, कोई लेट से सीखता है। यही कारण है कि विकास जो है व्यक्तिगत पर डिपेंड करता है, व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना। तो विकास का जो परिवर्तन की दर है, जो गति है, वो व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। किसी में विकास धीमी गति से होती है तो किसी में विकास तीव्र गति से होती है, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि मानव विकास का अध्ययन कितने अवस्थाओं में होता है। तो मानव विकास का जो मेन अवस्था है, मुख्य अवस्था है, वो मात्र और मात्र 4 है, राइट। मानव विकास का जो अध्ययन किया जाता है कितने अवस्थाओं में किया जाता है, तो मात्र और मात्र 4 अवस्थाओं में किया जाता है। आप एक बात यहाँ ध्यान देंगे, मैं बाल विकास की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं मानव विकास की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाल विकास में अध्ययन के लिए मात्र 3 अवस्था ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मानव विकास के अध्ययन के लिए 4 अवस्था होता है, राइट। मानव विकास के लिए कितना अवस्था होता है, तो 4 होता है, लेकिन बाल विकास के लिए मात्र और मात्र 3 होता है। बालक का विकास के अध्ययन के लिए जो मनोवैज्ञानिक है वो 3 अवस्था पर अध्ययन करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन अगर हम मानव विकास का अध्ययन करेंगे तो इसमें 4 अवस्था की बात आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, राइट। तो यहाँ जो डिफरेंट है उस पर आप केयर करेंगे। शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक है, इसको भी आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम डीपली से पढ़ेंगे। और जो शैशवावस्था है ये 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष एंड किशोरावस्था जो होता है वो 12 to 18 ईयर्स होता है, और वयस्कावस्था जो होता है 18 से मृत्यु तक होता है, डेथ तक, ठीक ना। और ये सब को हम टॉपिक वाइज एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट कीजिए, राइट। तो चलिए आगे अब इसको समझते हैं। वृद्धि एवं विकास, हम लोगों ने आगे पढ़ा है कि विकास जो है 2 तरह का होता है। तो 2 तरह का विकास होता है, एक वृद्धि एवं विकास, यही 2 तरह का है। और इसमें अंतर क्या है जो देखिए, सबसे पहले अंतर तो इसमें ये है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। कहीं कहीं वृद्धि और विकास का जो शब्द है इसका यूज पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है, लेकिन हम इसको बारीकी से समझें तो ये दोनों अलग है, ठीक ना। वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे पहला अंतर तो यही आप समझ लेंगे कि वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। अब वृद्धि शब्द का प्रयोग पर इन परिणात्मक परिवर्तनों, जैसे यहाँ पर परिणात्मक है, ठीक ना, यहाँ पर परिणात्मक है, परिणात्मक, राइट, परिणात्मक। वृद्धि शब्द का उपयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है, ठीक ना। ये जो है वृद्धि जो है ये परिणात्मक परिवर्तन है। जैसे बच्चा तो बड़ा हुआ तो उसके साथ आकार हुआ उसका,
लंबाई हुआ, ऊंचाई हुआ, है ना। तो ये सब जब परिवर्तन होता है तो इसको परिणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और ये वृद्धि के अंदर गया, इसको हम सभी देख पाते हैं कि बच्चा इतना छोटा था, अब इसकी लंबाई इतनी हो गई, है ना, ये इतना ऊंचा हो गया। तो ये सब जो होता है वृद्धि के अंदर होता है। लेकिन हम विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के साथ व्यवहारिक परिवर्तन, अब देखिए इसमें परिणात्मक जो है ये सारे चीज़ इंक्लूड होते हुए भी इसमें व्यवहार की बातें भी इंक्लूड होती हैं, ठीक ना। तो विकास में क्या होता है, परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है, जैसे कार्य कुशलता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी किया जाता है। अब बालक का तो विकास हुआ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब ठीक है, ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें जो व्यवहारिक परिवर्तन है, उसको कुशलता है, उसकी स्किल कितना डेवलप हुई है, उसका बिहेवियर कितना सुधरा है, ठीक ना, इस तरह का परिवर्तन भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हम यहाँ से क्या देख पाए कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ग्रोथ है, ठीक ना। डेवलपमेंट अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, लेकिन ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। अब किसके अंदर कौन आता है, तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, राइट। वृद्धि क्या है, विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका एरिया जो है सीमित है, लेकिन विकास जो है अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है, क्योंकि सारे चीज़ को इंक्लूड करता है। और इसकी एक भाग होता है, और वृद्धि जो है इसकी क्या होती है, एक भाग होती है, ठीक ना। यहाँ वृद्धि है, मिसप्रिंट हो गया, आप लोग इसको सुधार लेंगे, यहाँ वृद्धि है। वृद्धि जो है इसका एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं होती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है ना। वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, जब बच्चे किशोरावस्था पार कर लेते हैं, तब ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन विकास जो है ये जिंदगी भर चलता है, किसी न किसी तरह का आपका विकास होते रहेगा, है ना। तो वृद्धि जो है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, जब हम किशोरावस्था क्रॉस कर लेते हैं तो क्या हमारा जो फिजिकल हाइट है वो क्या बढ़ा होते रहता है, बढ़ते रहता है, नहीं, एक टाइम आकर हमारा जो शारीरिक विकास है वो बंद हो जाता है, ठीक ना। अगर आदमी का शरीर का लंबाई बढ़ते रहे तो ज़िंदगी जब उसकी मृत्यु तक, मतलब बुढ़ापे तक, वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्या होता है, हाइट कुछ टाइम के लिए चलता है और फिर स्टॉप हो जाता है, तो उसी को हम वृद्धि कहते हैं, ठीक ना। विकास क्या है, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकने वाला है, ये आजीवन चलते रहता है, जब तक आप जीवित रहेंगे आपका विकास होते रहेगा, ठीक ना। इस तरह से हम लोग वृद्धि और विकास को समझे। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मानव विकास की 4 अवस्थाएं होते हैं। हम लोग आगे भी समझे थे कि मानव का अध्ययन करना होगा, मानव विकास का अध्ययन करना होगा, तो जो मनोवैज्ञानिक है वो कितने अवस्था में करते हैं, तो 4 अवस्था में करते हैं। वो कौन कौन 4 अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। यहाँ है, यहाँ क्या है, वयस्कावस्था, ठीक ना। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 और वयस्कावस्था जो है 18 वर्ष से मृत्यु तक होता है, ठीक है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में 3 अवस्थाओं में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है,
ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में कितने अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है? मात्र 3। तो 3 कौन होगा? तो ये होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहीं तक शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग ये 3 ही जो स्टेज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अधिगम को। अधिगम जिसको क्या कहते हैं? लर्निंग, है ना, लर्निंग। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक ना। हमारे अंदर जो हम सीख करके हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है उसी को तो अधिगम कहते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा अधिगम होता है ना, और हम सीख करके अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। तो अधिगम भी क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है जो मानव जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो जीवन पर्यंत क्या होता है? चलती रहती है। एवं इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए, अधिगम को हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम स्कूल जाएंगे तभी हमारा अधिगम होगा, तभी हम कुछ सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अधिगम हम किसी भी टाइम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई बच्चा है और वो इतना छोटा बच्चा और इस तरह से मतलब कि इतना छोटा बच्चा और इस तरह का कपड़ा पहना हुआ है। आपको कपड़ा पसंद आया, ठीक ना, आप देखें और फिर आकर उसी तरह का कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए, तो ये क्या हुआ? अधिगम हुआ। या तो फिर बाल झाड़ने का स्टाइल देखिए, ये सब क्या है? अधिगम है। ये क्या आप स्कूल जाकर सीखते हैं? नहीं, आप अपने वातावरण में सीख लेते हैं। इसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है, ये आप नहीं सोचिए कि जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अधिगम हर हमेशा होते रहता है, चाहे आप कहीं भी हैं, ठीक ना। आप घर में भी किसी के बात सुनकर कुछ सीख आपको मिलती है, आप सीख जाते हैं, या तो खाना बनाते हुए देख करके आप सीख लेते हैं, है ना। तो इस तरह से अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये अनेक तरह से होते रहता है। जन्म के बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्ति जो है कब से सीखना प्रारंभ कर देता है? तो जन्म के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चा क्या करता है? जब उसको भूख लगता है तो वो रोने लगता है ना। तो इसका मतलब उसमें अधिगम हो गया है। वो जब उसको भूख लगेगा तब वो रोने लगेगा, है ना। अधिगम के तुरंत बाद ही व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने योग्य हो जाता है। जैसे आपको ऐड नहीं आता है, जब ऐड आप समझ जाएंगे, ऐड को आप सीख लेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको ऐड, मान लीजिए कि आप ऐड सीख लिए हैं, ठीक ना, ऐड आप सीख लिए तो आप क्या करेंगे? अब उस चीज़ से सारे चीज़ को आप रिलेट करेंगे, ठीक ना। आप मान लिया जाए कि पैसा काउंट कर रहे हैं तो उसमें भी रिलेट करेंगे उस चीज़ को। तो इस तरह से जब हमारे अंदर अधिगम होता है तो हम उसको दुनिया के साथ रिलेट करते हैं और उस समझने योग्य हो जाते हैं। हम समझने का जो कैपेसिटी होता है उसको विकसित कर लेते हैं, ठीक ना। अधिगम व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ठीक ना। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास मीन्स चारों तरफ की विकास, हर तरह की विकास, है ना। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम से जीवन का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हम सीख करके, क्योंकि
हमें बचपन से ही कोई चीज़ पता नहीं होता। हम धीरे धीरे आकर अपने समाज से, अपने वातावरण से, अपने फैमिली से, कुछ स्कूल में कुछ देखकर इधर उधर से सीखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लक्ष्य होता है वो पूरा होता है और इस तरह से ये हेल्प करता है। सभी बच्चे यहाँ से भी देखिए, ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चे जो हैं स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बच्चा का ऐसा स्वभाव होता है कि वो सीखने के लिए प्रेरित रहता है, लेकिन हम सभी क्या समझते हैं कि उसे सिखाया जाता है। बच्चा को जब कुछ नहीं आता है तो हम लोग उस पर क्रोधित होते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है ना। लेकिन नहीं, आप वहाँ समझिए कि बच्चा का जो स्वभाव है वो सीखने के लिए प्रेरित होता है, उसका नेचर ही ऐसा होता है सीखना, ठीक ना। सिर्फ आप उसे गाइड करेंगे, आप ठीक से उसको गाइड कर देंगे, वो तुरंत सीख लेगा, ठीक ना। उसमें सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक ना। बच्चा में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसीलिए वो जन्म के बाद धीरे धीरे चीज़ें सीखने लगते हैं। सीखने की गति उचित गति होनी चाहिए। सीखने की जो गति है वो भी उचित होना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटे बच्चे को इतना सारी चीज़ सिखा दीजिए कि सिर्फ वो रट्टा मार ले और उसके बारे में उसको कुछ समझ ही नहीं हो। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक गति होनी चाहिए, उसको धीरे धीरे करके सिखाना चाहिए, है ना, ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को सीख कर और परीक्षा के बाद भी सीखे हुए को ना भूले, उसे समझ सके और आत्मसात कर सके। देखिए, जैसे हम लोग अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, जब हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ को हम भूल जाएंगे। नहीं, साइकोलॉजी ऐसा चीज़ है कि जब आप इसको डीपली में पढ़ेंगे, जब इसको डेली पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और डेली रेगुलर पढ़ेंगे, तो आपको इसमें इंटरेस्ट जगेगी, है ना। और आप अपने चारों तरफ अपने जीवन में इसका यूज भी करना सीख जाएंगे और इसका यूज जो है या हमारा जीवन से रिलेटेड है, इसका यूज हर समय होता है। चाहे आप किसी भी वक्त में हो, साइकोलॉजी का यूज आप कर सकते हैं, ठीक ना। मैं भी अपने जो दैनिक दिनचर्या होता है उसमें साइकोलॉजी का यूज करती हूँ, ठीक ना। तो आप भी कर कर देखिए, साइकोलॉजी का बहुत सारे यूज है, ठीक है ना। चाहे चुनो, देखिए यहाँ क्या कह रहा था, पॉइंट कह रहा है कि ये नहीं कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो परीक्षा के बाद आप क्या करें, इसको भूल जाएं। नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए अधिगम। आप इसको पढ़ें, उसके बाद आत्मसात कर सकें। साथ ही सीखने में विधि वाताव चुनौतियाँ होनी चाहिए। सीखने के लिए चुनौतियाँ होनी चाहिए ताकि बच्चों को रोचक लगे और वह उन्हें व्यस्त रख सके, है ना। जब आप कोई चीज़ में व्यस्त रहते हैं, तब क्यों व्यस्त रहते हैं, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट होता है। तो आप इसको जब समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, अपने आप पे लागू करेंगे, अपने आसपास पे लोगों पे लागू करके देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और इसमें आप व्यस्त हो जाएंगे, आपको ये रोचक लगने लगेगा, ठीक ना। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैंने ये पॉइंट तो पहले ही समझा दी थी कि जो अधिगम है वो स्कूल के बाहर या भीतर, आप कहीं भी हैं, वो चलती रहती है, ठीक ना। और अगर इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे, रिलेशन रहे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। जो आपकी बुक में बातें दी हुई है, आपका जीवन से रिलेट कर कर अगर हम पढ़ाएं तो वो बातें बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे, आप बहुत कम समय में समझ जाएंगे और बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड में है वो बात समझ में आ जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ से डेली रूबरू होते हैं, ठीक ना। गेट के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो आप देख सकते हैं। गेट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। दैट मीन गेट महोदय कहते हैं कि अधिगम के द्वारा हमारा
अनुभव के द्वारा हमारा जो व्यवहार में चेंजिंग आता है वही तो अधिगम है। चेंजिंग क्यों आता है? क्योंकि हम कोई चीज़ सीखते हैं, इसलिए हमारे व्यवहार में चेंजिंग आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसको कैसे काम ही नहीं आता है, लेकिन वो जब सीख लेता है तो क्या करता है, पूरे बुक पढ़ता है, अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि उसने अधिगम किया, है ना। इस तरह से ये जो फर्स्ट यूनिट का था पार्ट 1 हम आज डिस्कस कर लिए हैं, और इसका एक पार्ट और बनेगा पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। उसमें हम लोग समझेंगे ये वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। डैट मीन्स बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उनका अधिगम से क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। उसके अंदर ढेर सारा टॉपिक आएगा, जैसे शैशवावस्था और इसके साथ अधिगम का क्या रिलेशन होता है, या फिर शैशवावस्था के जो बच्चे हैं उसके साथ आप कैसा व्यवहार करके उसको शिक्षा दे पाएंगे, है ना। उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारे चीज़ को हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट भी करिए, कमेंट करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।